साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे जाति एवं उससे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत में एक अनोखी व्यवस्थित एवं सामाजिक बुराई के रूप में जाति स्थापित है। जाति के बारे में अनेक तरह के कथन हैं कि जाति भारत में पैदाइशी होती है, मतलब अगर पिता जिस जाति का उसी जाति का बेटा भी होगा, उसी जाति का सब कुछ होगा, आगे की पीढ़ियां भी वही जाति होगी। इतनी विद्रूप, इतनी निम्न स्तरीय, इतनी हल्की सोच और व्यवस्था दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। जाति इस देश की सच्चाई भी है। इस तरह से जाति का भ्रम फैलाया गया है कि यह पैदाइशी है। अब जाति सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित हो चुकी है। दुनिया में इस तरह की व्यवस्था किसी भी छोटे और बड़े किसी भी अन्य देश में नहीं पाई जाती है। जाति तो मनुष्य की होती है और जातियां नहीं होती। यहाँ जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों में पिछड़े, अति पिछड़े, पिछड़ों में और अति पिछड़ों में अनेकों जातियां हैं। 6000 7000 जातियां हैं। इसी तरह से ब्राह्मणों में गोत्र के नाम पर अनेकों गोत्र हैं और अनेकों उसके फंडामेंटल हैं। और कहते हैं कि जितनी धान की किस्में होती हैं या जातियां होती हैं, उसके कई गुना जाति तो क्षत्रियों में है। वैश्यों में भी बहुत सारी जाति में विभिन्नताएं हैं। सामूहिक रूप से उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं और इसको वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। तरह तरह की बातें हैं। सारे रिसर्च इसी पर होते रहे हैं और दुनिया कहीं और जा रही है। दुनिया जो है आसमान में जा रही है, ग्रहों पर जा रही है और तमाम तरह के आविष्कार हो रहे हैं काफी समय से, लेकिन हमारे यहाँ जाति आविष्कार होता है। अब आज की दशा हम का वर्णन करें तो सब कुछ होने के बाद भी, आरक्षण होने के बाद, जाति व्यवस्था कागजों पर सिमटने के बाद भी अनुसूचित जाति जातियों की संरचना एज इट इज बनी हुई है। समाज के अंदर तो बनी हुई है। भले सरकारी रिकॉर्डों पर भी ये चीजें अंकित हैं कि जातियों की समस्या जैसा है वैसा ही है। थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। कुछ जातियों को जाति के नाम पर समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जैसे आप देखे होंगे, मैंने भी देखा है कि दलित वर्ग की जातियां गांव के दक्षिण तरफ बसाई गई हैं। उनको पानी पीने का कुएं से पानी, सवर्णों के या पिछड़ों के कुएं से पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। पिछड़ों के कुएं से तो वो पानी ले लेते हैं, लेकिन उसे देना पड़ता है। आज नहीं है ऐसा, आज खत्म हो चुका है, लेकिन पहले ऐसे ही था। इसी तरह से तमाम व्यवस्थाएं हैं। अब उसके बाद आजादी के टाइम पर ये बातें आई और अंबेडकर ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत ही निर्भीकता से लड़ाई लड़ी और गांधी से इसी बात पर काफी उनके मतभेद भी हुए, क्योंकि गांधी जो थे वो सनातनी थे। गांधी जो है वो पुराने रीति रिवाजों के कायल थे। गांधी जो है वो ईश्वर और भगवान और जाने ढोंग पाखंड आडंबर के समर्थक भी थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहने में कोई परहेज नहीं है। उनका एक ही मिशन था, इस देश को आजादी दिलाना। बाकी सामाजिक बुराइयों के संबंध में उनकी कोई
उपलब्धि नहीं है और सामाजिक बुराइयों के स्थापना में से वो पूरी तरह से सहमत थे। तो इस तरह से एक सामाजिक बुराई है जो आज भी नासूर की तरह से बनी हुई है और उसमें अब भी रिस के जो है पानी, ब्लड और तमाम आ रहा है और अब वो नासूर जो है, नासूर तो नासूर ही होता है, वो कभी ठीक नहीं होता। उसी तरह से लगता है कि ये अभी ठीक नहीं होगा और आज़ादी के बाद कुछ उसमें शिथिलता आई क्योंकि अंबेडकर भी थे और नेहरू भी जाति से बहुत सहमत नहीं थे। तो इन सब चीज़ों में आया। आज भी दलितों से अमानवीय व्यवहार होता है। ये 75 साल के बाद की उपलब्धि है, आज़ादी के 75 साल के बाद की उपलब्धि है। अमानवीय व्यवहार के साथ साथ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत समाप्त किया गया है, लेकिन आज भी छुआछूत। जब तक समाज इसको नहीं चाहेगा कि इसका पूर्णतया उन्मूलन हो, तब तक ये नहीं है। कुछ जातियां अछूत थी, कुछ जातियां सछूत थी, लेकिन थी वो भी सुधरही। तो इस तरह से जातियों में आज भी भेदभाव जाता है। स्कूलों में भी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। हर जगह दलित और पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है और अभी मनोदशा, समाज की मनोदशा नहीं बदली है। संविधान बनने के बाद भी, एक हवा बदलने के बाद भी, एक वातावरण बदलने के बाद भी अभी भी उसकी बू कहीं न कहीं से आ ही जाती है। तमाम अनुच्छेदों में, अनुच्छेद संविधान में बनाए गए और उनके द्वारा उनका उन्मूलन किया गया और हिंदू कोड बिल भी लाया गया। बावजूद इसके समाज में वो चीज परिलक्षित नहीं हो रही है जो संविधान के अंदर प्रदान किया गया, जो संविधान के अंदर सोचा गया, जो संविधान बनाने के समय, उस समय जो सोच थी उसका कार्यान्वयन जो है वो हुआ तो, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। अभी छुआछूत के लिए 75 साल बाद भी छुआछूत के मामले आते हैं। 75 साल बाद भी उनको आरक्षण दिया गया। सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में कमजोर होने के कारण उन्हें आरक्षण दिया गया। उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी दिया गया, शैक्षिक आरक्षण भी दिया गया, सामाजिक आरक्षण भी दिया गया, लेकिन वो उपलब्धि नहीं हुई जो उपलब्धि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा या नेहरू ने सोचा। क्योंकि कांग्रेस में भी कहीं न कहीं रूढ़िवादियों का बोलबाला था। तो जब रूढ़िवादी अगर समाज के अंदर स्थिर हैं और उनके हाथ में ताकत है, तो ये समस्या पूरी तरह से समाप्त होने में संदेह भी प्रतीत हो रहा है और यह देश के लिए घातक है। यह देश की उन्नति में बाधक है। यह समग्र आजादी नहीं हुई। इस आजादी का समग्र आजादी तो तब होगी जब सभी समान हो जाएंगे। अभी भी मंदिरों में भेदभाव किया जाता है। मंदिरों से तो मैं सहमत नहीं है। मंदिर तो किसी काम के नहीं है। मंदिर जो है वो सिर्फ भेदभाव फैलाने के लिए है, छुआछूत फैलाने के लिए, समाज में विभिन्नताएं पैदा करने के लिए है। ये मंदिर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए नहीं है। सारी खुराफात की जड़ में मंदिर और ये धार्मिक रीति रिवाज और ये धर्म है। ये धर्म की वजह से ये देश गुलाम भी रहा। उसमें धर्म का मूल रूप था। इतनी कुरीतियां, विभिन्नताएं, इतनी जो है घटिया स्तर की, निम्न स्तरीय जो है तथ्य समाज के अंदर उपलब्ध हैं, वो सारा कुछ धर्म की वजह से। तो धर्म तो एक विष है, बहुत बड़ा विष है। जिसको खा लिया उसको नशा हो गया और वो पड़ा हुआ है नशे में। वो अपनी जिंदगी में तो नशे में ही रहता है। बहुत सारी धाराएं बनाई गई
संविधान में, जिसके तहत अछूत को कानूनी गैर कानूनी घोषित किया गया, दलितों को 15% और आदिवासियों को 7.5% आरक्षण दिया गया। जो पिछड़े थे वो उनका पिछड़ापन वहां काम कर गया और पिछड़ों ने अंबेडकर का साथ नहीं दिया और अंबेडकर के साथ नहीं गए, अंग्रेजों के साथ भी नहीं गए, वो सवर्णों के बहकावे में आ गए, जिसकी वजह से पिछड़ों को उस समय आरक्षण नहीं मिला। दूसरी कहानी ये शुरू होती है कि 2 कहानियां हैं उसमें। एक तो सन 1931 तक ही जातियों की गणना हुई थी, लेकिन जो अछूत थे या शेड्यूल कास्ट थे और शेड्यूल ट्राइब थे, उनकी गणना तो बदस्तूर जारी रही, लेकिन पिछड़ों की गणना बंद हो गई। ये रिजले साहब ने गणना करवाई थी, लेकिन 1931 में ये गणना बंद कर दी गई। दूसरी, पिछड़ों के हित के लिए, बाबा साहेब के आग्रह पर पिछड़ों के हित के लिए एक समिति बनाई गई, डॉक्टर कालेलकर समिति बनाई गई, जिसने अपना रिपोर्ट तो दिया, लेकिन बहुत दिनों बाद रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। और कांग्रेस सरकार ने भी उसको जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार का भी ये दोष है कि उसने पिछड़ों को जोड़ा नहीं। आज वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आज वो जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस ने पिछड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये जरूर था कि पिछड़े कुछ खा कमा रहे थे, वो बहुत विपन्न स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी विपन्न ही थे। अगर वो संपन्न होते तो स्थिति कुछ और होती। तो कांग्रेस ने नहीं उस पर ध्यान दिया। फिर उसके बाद जो है वो बट्टे खाते में डाल दी गई या कूड़ेदान में फेंक दी गई काका कालेलकर की रिपोर्ट, और मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग में जाकर के उन्होंने बाद में रिपोर्ट दी, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी रही। एक टाइम ऐसा आया जब बीपी सिंह की सरकार क्राइसिस में आ गई। बीपी सिंह की सरकार जो है वो एक तरह से गिरने ही वाली थी और उसमें विसंगतियां पैदा हो गई। उसके आंकड़े मैं आपको नहीं दे रहा हूं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो बीपी सिंह ने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। पिछड़ों की जनसंख्या 52% है, आरक्षण 27% दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कितने पिछड़े हैं। जब रिकॉर्ड नहीं है कि कितने पिछड़े हैं, तो 1931 में 27% पिछड़े थे तो 27% आरक्षण दे दिया गया, जबकि उनकी संख्या डबल है, 52% है, लेकिन 27% आरक्षण मिल गया। उसमें मंडल और कमंडल की लड़ाई भी चली। यही भारतीय जनता पार्टी, कमंडल पार्टी जो थी, उसने हंगामा खड़ा कर दिया पिछड़ों के आरक्षण पर और पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया। पर पिछड़े तो पिछड़े। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी अब नेतृत्व कर रहे थे। मंडल और कमंडल की लड़ाई मशहूर हो गई। मंडल तो उसने वो दिया, कमंडल इन लोगों को कहा गया, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत स्वार्थी पार्टी है और जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब जो उनके सपोर्टर हैं, उन्हीं की वो बात करती है, पूरे देश की कोई बात नहीं करती। वो मंदिर की, धर्म की और साधुओं की, संतों की, इसी की बात करती है और उसे
देश दुनिया की विपन्नता या किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं। इस चीज का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी किया गया। अब बात आते आते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल गया, उसका भी उसे काफी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया तो उसमें उन्होंने 10% का आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए दिया गया। EWS, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को भी समर्थन दिया गया जो सवर्ण जातियों के थे, जबकि संविधान के मूल प्रस्तावना में ये चीज नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया वो शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े जातियों को दिया गया था, जबकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया गया। इस तरह से EWS एक मनमानी आरक्षण दिया गया सरकार द्वारा। ये भी हाई जुडिशियल संविधान की वो थी, एक तरह से संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ ये आरक्षण दिया गया और ये मनमाने तरीके से आरक्षण दिया गया, जिस न्यायिक संस्थाओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, जबकि पिछड़ों के आरक्षण पर और दलितों के आरक्षण पर 50% की बाध्यता लगाई गई, जबकि इसे 50% से ऊपर हो गया और इस पर बाध्यता नहीं लगाई गई। इस पर भी बाध्यता लगाया जाना चाहिए। ये आरक्षण के मूल भावना के खिलाफ है और इसे न्यायिक संस्थाओं द्वारा इसको समाप्त किया जाना चाहिए और आरक्षण की और नहीं तो फिर एक न्याय और होना चाहिए। वो न्याय ये होना चाहिए कि आप जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ये देश सभी का है। अगर जितने सवर्ण हैं उनको उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए, जितने पिछड़े हैं उनको दिया जाए और आदिवासी और दलित जातियों को जो है उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, तब तो न्याय होगा। और अथवा ये मनमानी है सरकार की और ये अन्याय है लोगों के साथ। और वैसे भी आरक्षण का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर कर रही है और उसको समाप्त करने की भी वो चेष्टा कर रही है। मौका उसे नहीं मिल रहा है। मौका मिले तो ये आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। ये देश तो कोई देश के बारे में तो सोचता ही नहीं, देश की जनता के बारे में क्या सोचेगा। वो अपने बारे में सोचता है, अपने जाति के बारे में सोचता है। ये जाति एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। ये जाति इस देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। ये इसमें सबसे ज्यादा सही है कि आरक्षण अगर कैंसिल किया जाए तो आरक्षण की जगह पर जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए। अब जनगणना ही नहीं हो रही है 10 साल से। क्यों नहीं हो रही है जनगणना? जनगणना कोई काम नहीं है। 2011 के बाद आज 10, 11 साल, 12 साल हो गए, काफी समय हो गए और जनगणना शुरू नहीं हुई। जनगणना कराने का सरकार का इरादा नहीं है और सरकार जो है गलत नियत से काम कर रही है। मैं सरकार का दोष नहीं दे रहा हूं, ये जाति व्यवस्था का दोष दे रहा हूं, ये धर्म का दोष दे रहा हूं। ये धार्मिक विडंबना जो है, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो मंदिरों में दलितों पिछड़ों को जगह दीजिए और दलितों पिछड़ों को भी मंदिर बना करके वैसे ही पूजा पाठ शुरू करा करके पैसे कमाने चाहिए।
कहीं कहीं तो न्याय मिलना चाहिए। अगर कहीं नहीं न्याय मिल रहा है तो ये जनता क्या करेगी? गुलामी की तरफ जाएगी। उसमें तो 100% किसी को आरक्षण है मंदिरों में, और मंदिरों में अपार संपत्ति है, अपार सोना है, अपार चांदी है, अपार धन दौलत है, अपार मान सम्मान है, सब कुछ चीजों से भरा हुआ है। और सबसे उचित यही है कि जाति जनगणना करवा करके और जातियों के आधार पर सबको आरक्षण दीजिए, उसमें जो लोग हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और जनगणना के लिए सरकार को बाध्य करेंगे, जनगणना में जातिगत गणना कराने के लिए भी बाध्य करेंगे और उस पर आरक्षण भी प्राप्त करेंगे। तभी उपलब्धि वंचित और गरीब लोगों का उद्धार होगा, ऐसे नहीं होगा, और उसी से देश तरक्की करेगा। मुझे देश से लगाव है, मैं देश को जानता हूं, मैं देश में रहता हूं, तो देश की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली, जनता की तरफ बाकी कोई बाध्यता नहीं है। आशा करते हैं आप वीडियो को पढ़ेंगे, आवाजें उठाएंगे, लड़ेंगे। आवाजें उठ भी रही हैं और इसके लिए कारगर तरीके से लड़ेंगे और सरकारों को बाध्य करेंगे कि वो जनगणना कराए, जातिगत जनगणना भी कराए और उसके आधार पर आरक्षण भी दे। क्योंकि आरक्षण आज भी है, धर्म में भी आरक्षण है, जमीनों में भी आरक्षण है, संपत्तियों में भी आरक्षण है, सब जगह आरक्षण है। तो ये सब जगह में कुछ लोगों के लिए आरक्षण है, इस सब जगहों में सबको आरक्षण दीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।